अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीएसएस 2018 में एक सवाल आता है, इज सीपक अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। मैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में देखता रहा हूँ पिछले कुछ सालों में कि बाज आर्टिकल राइटर्स वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। बाज ने कहा कि यह ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो शायद पाकिस्तान की तकदीर बदल दे, गेम चेंजर, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये ऐसे एक्रोनिम्स हैं जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट किए जाते रहे। और इंटरेस्टिंगली ये इस प्रोजेक्ट ने इतनी हाइप क्रिएट की, ना सिर्फ हमारे नेशनल लेवल के ऊपर मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी, कि सीएसएस का एग्जामिनर जो है वो इस जो क्वेश्चन है या इस टॉपिक है उसको टेस्ट किए बगैर नहीं रह सका। मिसाल के तौर पे मैंने सीएसएस 2017 के अटेम्प्ट दी तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में टोटल मिला के 80 नंबर्स के जो क्वेश्चन थे आउट ऑफ 1200 वो सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के टॉपिक में से आए थे। ये ऐसा टॉपिक है जो टाइम एंड अगेन रिपीट किया जा रहा है और उम्मीद है कि सीएसएस 2020 में भी ये टॉपिक आपसे दोबारा पूछा जाएगा। इसीलिए इसकी डिफरेंट डायमेंशंस का जानना आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी किसी और टॉपिक को समझना, उसको जानना। तो हम बात करते हैं आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसा कि नाम बताता है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का या लैंड कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आगे फर्दर सब प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डिटेल पे हम बात करेंगे। उसको जो है वो चाइना पाकिस्तान ने कंसीव किया, 50 से ज्यादा मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ये है ऑल इन टोटल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मिसाल के तौर पे आप अगर देखें, यहां पर आपको पाकिस्तान का मैप नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मैप में आप देखें तो पाकिस्तान एक लंबाई में आपको एक मुल्क नजर आ रहा है, एक ऐसा कंट्री जो कि लेंथ में तो लॉन्गिट्यूडनली तो जिसकी आप लेंथ कहें कि वो तकरीबन 4000 या सॉरी आई थिंक इट्स अराउंड 3000 किलोमीटर के अराउंड है। लेकिन विड्थ में अगर आप देखें तो ये नियरली 1000 किलोमीटर या इससे, बाज जगहों के ऊपर इससे ज्यादा है और बाज जगहों के ऊपर इससे कम है। तो ये जो 3000 किलोमीटर का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच है, इसके आपको अक्रॉस डिफरेंट आपको रूट्स नजर आ रहे हैं, लाइंस नजर आ रही हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट, रूट 1 वाया कोटा, इसके सी पैक के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बुनियादी तौर पे 3 मेन रूट्स थे। ईस्टर्न रूट था, सेंट्रल रूट था और वेस्टर्न रूट था, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान, अक्रॉस द मैप ऑफ पाकिस्तान आपको आर्टरीज बनी हुई नजर आ रही हैं जो कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये आपको जो नजर आ रहा है ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ईस्टर्न रूट। ये ईस्टर्न रूट है। यहाँ पे ये जो दूसरा रूट है ये सेंट्रल रूट है और ये तीसरा जो रूट है वो वेस्टर्न रूट है। ईस्टर्न रूट डोमिनेंटली जो है वो सिंध और पंजाब में से गुजर रहा है। जो सेंट्रल रूट है वो बलूचिस्तान को से होता हुआ, सिंध से होता हुआ पंजाब में आता है और फिर केपी को टच करता है। और जो वेस्टर्न रूट है वो थ्रू आउट बलूचिस्तान में से और केपी में से गुजर रहा है और पार्टली पंजाब की पेरिफेरी को टच करते हुए गुजरता है। अगर आप देखें यहां पर तो आपको रेलवे नेटवर्क ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नजर आ रहा है जो कि मेजर प्रोविंस ऑफ पंजाब और सिंध को कनेक्ट करता है और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बलूचिस्तान को भी कनेक्ट करते हैं और फर्दर नॉर्थ में आपको नजर आ रहा है कि ये केपी में एक्सटेंड करते हैं इसके प्रोजेक्ट। फाइबर ऑप्टिक, इसके बाद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल से मुताल्लिक। मिसाल के तौर पे इसके जो फाइबर ऑप्टिक के जो इसकी लेंथ, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जानी है उसमें 2% फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो इस्लामाबाद में बिछाई जानी है। इसका जो ज्यादातर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में 56% फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाई जानी। तो इसके पार्ट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी शामिल हैं।
फिर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। अब ये मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स जहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं और पावर के प्रोजेक्ट्स हैं। सुकी किनारी केपी में, करोट एजेके में, साहिवाल पंजाब में, बहावलपुर पंजाब में एक प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट। और साथ आपको इनके हर प्रोजेक्ट के साथ आपको नजर आ रहा है कि वो प्रोजेक्ट कितनी कैपेसिटी का है। आपको याद होगा कि 2015 में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त पाकिस्तान 5000 से 6000 मेगावाट पावर के डेफिसिट का सामना कर रहा था। उसी वक्त जब पाकिस्तान और चाइना ने सीपेक के प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए तो अभी यह सिचुएशन है कि पाकिस्तान 34,000 मेगावाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है और पाकिस्तान के पास 8,000 से 10,000 मेगावाट जो पावर है वो सरप्लस में है। दिस वाज लार्जली बिकॉज ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर शुरू किए गए। अब हम देखते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये रीजन में किस तरह से, रीजन में इसकी क्या डायमेंशंस हैं और ग्लोबल लेवल के ऊपर और रीजनल लेवल के ऊपर इसकी क्या डायमेंशंस हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2013 में। वन बेल्ट वन रोड के लेक्चर में मैंने बात की थी कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफ चाइना ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वन बेल्ट वन रोड का जो पार्ट था सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का, उसका एक प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे अगर मैं सिंप्लीफाइड अंदाज में आपको बताऊं तो ये तकरीबन 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर की लंबाई में रोड्स का जो नेटवर्क है वो बुनियादी तौर पे जो है उसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप कहेंगे। लेकिन ये इस तक लिमिटेड नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई वो इन्वेस्टमेंट आई एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि ये एक रोड का प्रोजेक्ट है, नहीं, इसमें बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनकी डिटेल हम देखेंगे। कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है और इसको अगले 15 साल में कंप्लीट किया जाएगा। 2030 तक तकरीबन इसके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा। ये 4 फेजेस में मुश्तमिल है और ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। आपको ये बात भी समझने की जरूरत है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल लेवल के ऊपर, ये एक एफर्ट थी बुनियादी तौर पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। जो सिल्क रोड था, एंशिएंट सिल्क का जो ट्रेड का रूट था उसको रिवाइव करने की कोशिश थी और उसमें चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू, चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पाकिस्तान के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट करना था ग्वादर के साथ, और ग्वादर के थ्रू फिर चाइना जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और पर्शियन गल्फ से होते हुए मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगा। यहां पे आपको ये बात जहन में रखनी है कि यूएस की सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन ने 2011 में कहा न्यू सिल्क रोड स्ट्रेटजी अनवेल की। ये जो न्यू सिल्क रोड स्ट्रेटजी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, इसका मकसद था सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और पैसिफिक एशिया को कनेक्ट करना। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी थी एनएसआर स्ट्रेटजी, इसका जो दूसरा नाम था जिसको चाइना ने कहा कि ये जो है वो चाइना के पीसफुल राइज को कंटेन करने की कोशिश है। इसमें इन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे लेट अस बिल्ड एन इंटरनेशनल वेब एंड नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रांजिट कनेक्शंस। तो अगेन जो यूएसए की न्यू सिल्क रोड स्ट्रेटजी थी उसके पीछे भी मेन जो हाईलाइट थी वो यही था कि इकोनॉमिक और ट्रेड के ट्रांजिट के कनेक्शंस हमने एस्टेब्लिश करने हैं, जिसमें तापी भी एक प्रोजेक्ट इसका पार्ट था और इसमें डिफरेंट रीजनल कंट्रीज को भी कनेक्ट करना था। इसका एक पार्ट जो है वो फलक्रम का एक लिंचपिन जो है वो अफगानिस्तान भी था। हिलरी का जो आइडिया था इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो अफगानिस्तान में से ट्रांजिट का एक कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान से जाता है सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया से रशिया में, रशिया से फिर वो बाल्टिक स्टेट से होता हुआ यूरोप में जाता है। अब पाकिस्तान ने जब नेटो को सप्लाई रूट्स दिए तो सलाला अटैक के बाद पाकिस्तान ने नेटो के जो सप्लाई रूट्स थे उनको डिसरप्ट कर दिया। तो उस वक्त जो है यूएसए ने नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी यूज करना शुरू किया और एक ऑप्शन ऑन द टेबल ये था कि अगर पाकिस्तान सप्लाई रूट्स ओपन नहीं करता तो नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू अफगानिस्तान में नेटो और यूएस ट्रूप्स को सप्लाई दी जाएगी। तो नॉर्दर्न जो एनडीएन है या नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसको कनेक्ट करना भी यूएसए की स्ट्रेटजी थी।
उसके रिस्पॉन्स में चाइना की तरफ से जो है वो ये प्रोजेक्ट आ रहा है और ये उसका एक हिस्सा है। इफ अफगानिस्तान इज firmly embedded in the economic life of the region, it will be better able to attract new investments, benefit from its resource potential, provide increasing economic opportunities. So Afghanistan was at the hub of the new Silk Road strategy by the United States of America. यूरोप का एंगल भी इसमें था क्योंकि नेटो के जो ट्रूप्स थे वो अमेरिकन ट्रूप्स के साथ ही अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे थे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो राइट फ्रॉम 2002-2003 यूएसए की फोर्सेस के साथ यहाँ पे लड़ रही थी। साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप साथ मिलकर कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करें और अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के बाद यहाँ से विड्रॉ करें। और डेफिनेटली उसमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो था वो ग्लोबल वार ऑन टेरर को एंड करना भी था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब 90s में 80s में जब अफगानिस्तान में यहाँ से रशिया के विड्रॉ करने के बाद अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को यहाँ पे जब सपोर्ट करना बंद कर दिया, उसके बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर का राइज हुआ। तो यूएसए उसी तरह के डायलेमा से अगेन बचना चाहता था कि जब अफगानिस्तान में पोस्ट 2001 9/11 के बाद यूएसए ने जो इंटरवेंशन की, उस इंटरवेंशन के बाद अगर यूएसए कभी विड्रॉ करता है तो विड्रॉ के बाद अफगानिस्तान अगेन एक सिविल वॉर में ना चला जाए। तो ये जो डायलेमा था इसको खत्म करने के लिए इसके जवाब के तौर पे यूएसए ने और यूरोप ने भी ये स्ट्रेटेजी दी, एनएसआर स्ट्रेटेजी। इसमें क्या था कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाए जाएंगे यूरोप और कॉकासस एशिया से, इसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया। वाइकिंग रेल रोड एक प्रोजेक्ट था जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से होता हुआ, यूरोप से होता हुआ, इसको नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अलोंग ही ये प्रोजेक्ट से। तो इनका मकसद था कि लिटोरल स्टेट और ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी इनको मिलाया जाए। तो बुनियादी तौर पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये ऐसा कोई लैंड का ऐसा कॉरिडोर नहीं है कि जो आइसोलेशन में ऑपरेट कर रहा हो, जो सिर्फ एक कंट्री जो है वो पाकिस्तान में से कोई एक कुछ रोड के नेटवर्क्स बना रहा हो और प्रोजेक्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इसको यूं समझना है कि ये एक लार्जर लेवल के ऊपर ग्लोबल स्ट्रेटेजी का पार्ट था जिसमें यूरोप इन्वॉल्व था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन्वॉल्व था। जब वो कंट्रीज अपने तौर के ऊपर ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, कभी एनडीएन के थ्रू या एनएसआर के थ्रू, तो बदले में ऑब्वियसली चाइना शुड हैव टू कम विद अ प्लान, और चाइना ने एक प्लान के साथ आया, वो बीआरआई था और वो सीपक था। अब टर्की का भी सिल्क रोड का इनिशिएटिव आपको इसी तरह का एक प्रोजेक्ट नजर आता है जो कि टर्की ने 2008 में लॉन्च किया। तो चाइना, बर्मा, इंडिया, म्यांमार, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट हों या एनडीएन जैसे प्रोजेक्ट हों या वाइकिंग कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स हों, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको सारी दुनिया में मिलते हैं। ये सिर्फ इसी रीजन का फिनोमेनन नहीं है बल्कि सारी दुनिया में ऐसा होता है। तो अब जो है वो आपने देखा कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये यहाँ पे सेंट्रल एशिया में, इस रीजन में बेसिकली एक लार्जर लेवल के ऊपर एक पावर पॉलिटिक्स का एक छोटा सा, उसके पजल में एक छोटा सा हिस्सा है, एक चंक है उस पजल का। इसमें आपने जो है जो एक नई बहस है न्यू ग्रेड गेम की, वो भी इसमें आपने ज़हन में रखनी है। न्यू ग्रेड गेम में अब जो है वो रशियन जो बियर है उसको रिप्लेस कर दिया है चाइना ने, और यहाँ पे जो पावर बैलेंस है, वो जो पावर की जो गेम है, जो पावर का जो खेल है वो प्ले किया जा रहा है यूएसए और दूसरी तरफ जो है वो चाइना के दरमियान, और कहाँ पे, अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के दरमियान में। याद रखिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच हैं। आने वाली वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को यहाँ से पिक करेंगे और देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हुई, इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं और इसमें क्या कुछ शामिल है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं,
टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है, जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।